बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स में हमारी कोशिश होती है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जितने तर मसाइल हैं, तमाम तर इशूज़ हैं, उनको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि उनको उस तरह से आइनी हैसियत नहीं मिली है। ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में जिस जमात की हुकूमत होती है, फेडरल में उस जमात की हुकूमत नहीं होती, तो हमेशा से इख्तियारात की जंग के साथ साथ फंड्स की अदम फराहमी का मसला भी रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में इतना पोटेंशियल है कि अगर वहाँ पर तवज्जो दी जाए तो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। वहाँ पर जिस तरह से तवानाई के मंसूबे अगर उन पर काम किया जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है उसका खात्मा हो सकता है। और गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो देने से गिलगित बल्तिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम अगर वहाँ पर किया जाए तो पूरी पाकिस्तान की मईशत को संभाला मिल सकता है। अभी फिल वक्त वहाँ पर निगरान हुकूमत का दौर है, वहाँ पर अब इलेक्शन की गहमा गहमी है, सियासी जमातों के दरमियान जिस तरह से खींचातानी चल रही है, इस पर बात करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में वसाइल को किस तरह से बुरोकार लाया जा सकता है, गुज़िश्ता जिस जमात की वहाँ पर हुकूमत थी उनकी तरफ से कितने मंसूबे थे जिनका आगाज़ हुआ, और आगे आने वाले वक्त में गिलगित बल्तिस्तान का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, कहां पर लूप होल्स रह जाते हैं कि हमेशा फेडरल की तरफ से तवज्जो नहीं दी जाती, और कभी फेडरल की तरफ से अगर तवज्जो दी भी जाती है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में अंदरूनी तौर पर क्या मसाइल सामने रह जाते हैं, उन पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, साबिक वज़ीर तामीरात गिलगित बल्तिस्तान, स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ नशिस्त पर मौजूद हैं मुज़म्मिल हसन साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ इन गिलगित बल्तिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब तो निगरान दौरे हुकूमत चल रहा है, वहाँ पर सियासी तौर पर क्या गहमा गहमी है? देखिए जी, सियासी तौर पर इस वक्त इतनी कोई ख़ास गहमा गहमी नहीं है। वो इसकी वजह यह है कि अभी तक जो सियासी पार्टियां हैं इन्होंने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। जब यहाँ से टिकट्स का ऐलान होगा, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की पार्टी होती है वही अनाउंस करती है, और वहाँ से जो बचते हैं कैंडिडेट्स फिर वो दूसरी पार्टियाँ उनको लेके वो अनाउंस करती हैं। इसी तरीके से फिर जब वो टिकट्स का अनाउंस होता है उसके बाद फिर सियासी जो गहमा गहमी है शुरू हो जाती है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में, आने वाले दिनों में शायद। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर बहुत सारे मसाइल हमेशा से हम पहले भी प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं। साबिक दौरे हुकूमत जो रहा है, हफीज़ साहब थे, कौन से मंसूबे थे जिनका आगाज़ हुआ, पाया तकमील तक पहुंच चुके? फिर देखिए, मंसूबे तो बहुत सारे वहाँ पे शुरू हो चुके हैं, बड़े बड़े मंसूबे शुरू हो चुके हैं। जैसे बल्तिस्तान रोड है, जैसे अस्तोर वैली रोड है, नलतर वैली रोड है, और इसी तरीके से काफ़ी सारे और मंसूबे वहाँ पे शुरू हो चुके हैं और उनके ऊपर काम भी हो रहा है। और मौजूदा दौर में ये जो आपका चित्राल एक्सप्रेसवे, इसको भी इन्होंने मंजूर किया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और उसके ऊपर जो हमारे वहाँ पे जो सबसे जो इस वक्त जो कमी है वो पावर की है, और पावर के अंदर अभी तक कोई ऐसा बड़ा मंसूबा गिलगित के अंदर ख़ास तौर पर शुरू नहीं किया जा सका। जैसे वहाँ पे हैंजल प्रोजेक्ट था, अताबाद लेक के ऊपर कोई प्रोजेक्ट था, तो इनके ऊपर काम शुरू ना होने की वजह से वहाँ पर पावर क्राइसिस है। और जो हमारी गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा इस वक्त जो इल्ज़ाम लग रहा है वो पावर के ऊपर कोई काम नहीं हो सका। और ये हकीकत भी है कि ये इतने बड़े मंसूबे हैं कि ये लोकली नहीं हो सकते हैं, इसको फेडरल गवर्नमेंट ने ही स्पॉन्सर करना होता है। अब एक तरफ दियामर बादशाह डैम है, दियामर बादशाह डैम बनते बनते बहुत साल लग जाएंगे, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन इस दौरान गिलगित के अंदर कम से कम ये रन ऑफ द रिवर के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। जो KIU के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, अताबाद लेक के ऊपर है, इनको कम से कम इस गवर्नमेंट को फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए। और जो मंसूबे पहले शुरू हो चुके हैं, ख़ास तौर पर टूरिज़म के हवाले से, जैसे कि आप हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जब प्रोग्राम करते हैं तो टूरिज़म का जिक्र, क्योंकि हमारा और टूरिज़म का ये आपस में बड़ा गहरा चोली दामन का साथ है। वो इसलिए कि जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि हम अगर टूरिज़म को डेवलप करें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को हम डेवलप कर सकते हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान को वहाँ से डेवलप कर सकते हैं। काशिफ साहब, मैं पूरी दुनिया में फिरा हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड भी गया हूँ। गिलगित बल्तिस्तान जैसे खूबसूरत स्पॉट्स, नेचुरल स्पॉट्स दुनिया में कहीं भी नहीं। 15 साल में मलेशिया में रहा, वहाँ का जो सिस्टम है उसको मैंने स्टडी किया है। उन्होंने जितना भी कमाया, आज मलेशिया पहला इस्लामी मुल्क है जो 2020 में ऑफिशियली डेवलप्ड नेशंस की सफ़ में शामिल हो रहा है। उसने पैसा कहाँ से कमाया है? टूरिज़म से। $40 बिलियन वो टूरिज़म से कमाता है एक साल में।
तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हालांकि उनके पास ऐसे स्पॉट्स नहीं है जैसे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में हैं। उनके पास तो सिर्फ जजीरे हैं, जजीरों को उन्होंने डेवलप किया है टूरिज़म के लिए। और जो ख़ास बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखें, टूरिज़म ऐसे डेवलप नहीं होता है। टूरिज़म को आप कहें टूरिस्ट को आ जाए हमारे पास इतने स्पॉट्स हैं, ये है वो है, ठीक है, टूरिस्ट कुछ आ जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं आ जाएंगे जिस तरह से मलेशिया में आते हैं, जिस तरह से तुर्की में आते हैं। हालांकि वो भी इस्लामी मुल्क है। मलेशिया हमसे अच्छा इस्लामी मुल्क है, तुर्की हमसे अच्छा इस्लामी मुल्क है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, टूरिज़म फ्रेंडली माहौल वहाँ पे दिया है। टूरिज़म फ्रेंडली माहौल क्या होता है कि आप टूरिस्ट के ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगा सकते हैं। टूरिस्ट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस तरह के कपड़े पहने, आप इस तरह से आ जाएं, इस तरह से खाए। उससे वो टूरिस्ट वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। ये जो यूरोपियन या अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं, ये आते हैं अपनी पीस ऑफ माइंड की खातिर, ठीक है। उनको अगर आप ऐसा माहौल नहीं दे देंगे जहाँ पे वो अपने आप को ईजी फील करें, तो वो वहाँ पे आके अब चाइना जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि वहाँ पे उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। चाइना के हर शहर में जाए तो वहाँ टूरिस्ट भरे होते हैं। मैं टूरिज्म के हवाले से, टूरिज्म डेवलपमेंट के हवाले से भी आता हूँ। मुजम्मिल साहब को भी शामिल गुफ्तगू बोले। मुजम्मिल साहब, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमेशा कहा जाता है जी पोटेंशियल है वहाँ के लोगों में। अभी जिस तरह से पैंडेमिक रहा कोरोना को, उसके बाद सूरत हाल काफ़ी मुनफरिद हो गई। नौजवानों को लेकर गिलगित बल्तिस्तान में क्या मसाइल हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का कि मुझे मौका दिया मैं अपने राय का इजहार कर सकूँ। देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आप देखा जाए तो लिटरेसी जो रेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पे जो नौजवान हैं उसमें जो है उनमें एक एहसास महरूमी पाया जाता है। और उसकी बेसिक वजह जो है हमारी जो आइनी हुकूक और बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स जो तमाम शहरियों को मिलना चाहिए, वो जो पिछले 73 सालों से हमारी डिमांड रही है, और अब वो एक नस्ल के बाद अब दूसरे नस्ल में भी ये शिफ्ट हो रही है। और इसी को लेकर के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जब गवर्नमेंट से पहले भी वहाँ दौरा किया 2012 में, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ 2015 में गिलगित बल्तिस्तान, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने उस टाइम आवाम से वादा किया था कि मेरी सबसे पहली तरजीह जो होगी वो गिलगित बल्तिस्तान को आइनी दायरे में लाना जो है ये मेरा मकसद होगा। और उसके अलावा जो है हमारी जो यूथ है वो उनकी डिमांड है करप्शन, जो पीटीआई का जो नज़रिया है करप्शन का ख़त्मा हो। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम आगे इलेक्शन में भी जा रहे हैं, और हमारा ये मोटो भी है कि हम इस दो सेक्टर्स में काम करें। अच्छा, पीटीआई वफाक में भी करप्शन का खात्मे का नारा लेकर ही आई थी, लेकिन उसके बाद पूरे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जिस तरह से तमाम तर मसाइल हैं, कारकर्दगी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, हमेशा से पिछली हुकूमतों पर मलबा डाल दिया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान जो पहले से ही मसाइल का शिकार है, वहाँ पर करप्शन की क्या इतनी ज़्यादा करप्शन गिलगित बल्तिस्तान में भी है कि स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान में करप्शन का नारा उस तरह से मकबूल हो सकेगा, करप्शन के खात्मे का नारा? जैसे कि आपने यहाँ वफाक की बात की, आपकी बात दुरुस्त है, उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, बहुत सारे हडल्स है। लेकिन खान साहब अपने नज़रिए पर, अपने वादे पर कायम है, और बहुत से आप देख भी सकते हैं कि सिटिंग मिनिस्टर्स को जो है ओहदे से हटाया गया, और बहुत सारे लोग जो खान साहब के हल्का अहबाब में थे उन पे जब एलिगेशन आया तो खान साहब ने उनको भी मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है तो हम अपनी कैपेसिटी में बात करेंगे। जहाँ तक नून लीग की हुकूमत की बात है तो वहाँ पे देखिए जी, काम तो हर दौर में होता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है किसी भी कंट्री में। आप मानते हैं कि काम हर दौरे हुकूमत में होता है, पार्टी जो भी इक़्तिदार में जो भी आए होता है, काम की नौयत वो डिफरेंट होता है। अभी कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है वो कंस्ट्रक्शन पे काम करे सेक्टर में गवर्नमेंट की, कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कोई डिफरेंट, लेकिन उस पर मयार नहीं है। अभी हमारा जो सबसे जो मेन इशू था गिलगित स्कर्दू रोड, उस पर हमने नारा लगाया, उस पर एहतजाज किए, सब कुछ किया, लेकिन उस पर जब काम स्टार्ट हुआ तो वो उस तरह से मयारी काम नहीं हो रहा। वहाँ पे टनल्स चाहिए थे, टनल्स वहाँ पे नहीं है, और जिस टाइम पीरियड में काम होना चाहिए था, जिस स्टैंडर्ड पे होना चाहिए था। अच्छा, मैं इस पर आता हूँ, मैनिफेस्टो पे भी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा।
और जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, मुजम्मिल हसन साहब मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैनिफेस्टो पर भी आते हैं। डॉक्टर साहब हम लोग ब्रेक से पहले ज़रा बात कर रहे थे टूरिज्म डेवलपमेंट के हवाले से। टूरिज्म की बुनियादी तौर पर पॉलिसीज़ है क्या? खान साहब जिस तरह से पहले कहते थे कि टूरिज्म सेक्टर को डेवलप किया जाएगा, पॉलिसीज़ लेकर आएंगे कुछ ऐसी, अभी आपने भी नुक्ता उठाया कि टूरिज्म फ्रेंडली माहौल नहीं है। पाकिस्तान में आने के बाद टूरिस्ट को कुछ इस तरह की पाबंदियों का, हर्डल्स का सामना करना पड़ता है कि वो पीस ऑफ माइंड उन्हें मिल ही नहीं पाता। टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ आनी चाहिए और क्या लोगों को शऊर देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं काशिफ साहब। सबसे पहले तो टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए आपके पास पीस होना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इस वक्त पीसफुल कंट्री बन रहा है, यहाँ पे टेररिज्म का ख़ात्मा हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान तो पहले से ही पीसफुल था। दूसरा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, क्योंकि टूरिस्ट जाहिर है किसी स्पॉट तक पहुंचने के लिए उसको सड़क चाहिए, उसके लिए ब्रिज चाहिए। वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, इसको मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। तीसरा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि टूरिज़म फ्रेंडली माहौल जो है ना वहाँ पर, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको बड़ा फ़र्क नज़र आ जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएंगे, वहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नज़र नहीं आएगा। ये सारा पब्लिक की जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द टूरिस्ट, उसकी वजह से ये चीज़ें होती है। पब्लिक को हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है। मलेशिया में लोग कहते हैं कि आप हर टूरिस्ट को इतना फैसिलिटेट करें, वहाँ वीज़ा फ्री है। मैं खान साहब की इस बात से मैं बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने कम से कम 170 कंट्रीज़ को टूरिस्ट फ्री, ये वीज़ा फ्री कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इस दफ़ा तो इसे ये कोरोना की वजह से काफ़ी हमें नुकसान हुआ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले सालों में यूरोपियन कंट्रीज़ से और दूसरे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये देखा है उनको सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो वीज़ा का होता है। उनको आदत नहीं है किसी एम्बेसी में जाके वीज़ा लगवाना, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। उनको सिर्फ एयरपोर्ट पे जाके स्टैंप लगवाना होता है। सारी दुनिया में वो इसी तरह जाते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप वीज़ा के लिए उनको एम्बेसी का चक्कर लगवाएंगे तो वो नहीं जाते हैं। इसलिए ये जो खान साहब ने किया है 170 कंट्रीज़, ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है। ये हम बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे कि इस तरह होना चाहिए, तो ये इन्होंने किया है। इंशाल्लाह इससे अच्छा हमें मुस्तक़बिल में इसका फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे इक़दाम आपको करने पड़ेंगे। वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टर को लाना पड़ेगा, वहाँ जाके लोग इन्वेस्ट करें टूरिज़म के अंदर, उनको इंसेंटिव दे दें कि कोई आदमी वहाँ पे टूरिज़म के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको, क्योंकि देखें टूरिज़म ऐसा सेक्टर है कि आपको फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलता है इससे। यूरोप से जो भी टूरिस्ट आता है, मलेशिया में लोग, गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भी टूरिस्ट आता है, चाहे वो पाकिस्तान से आ जाए, यूरोप से आ जाए, कहते हैं कि वो $1000 कम से कम खर्च करेगा। तो वो $1000 किसके जेब में जाएगा? वो लोकल के जेब में जाएगा। दुकान में जाकर शॉपिंग करेगा, होटल में स्टे करेगा, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, वो सारा पैसा लोकल के जेब में जाता है। उनकी इकॉनमी इस तरह से डेवलप हो गई। इसलिए आपने टूरिस्ट को जितना हो सकता है अट्रैक्ट करना है, उनके ऊपर पाबंदियां नहीं लगानी है कि आप इधर नहीं जा सकते हैं, उधर नहीं जा सकते हैं। उनको फ्री छोड़ दें, उनके ऊपर पाबंदियां ना लगाएं, ताकि वो लोग फिर वो जाके एडवर्टाइज़ करते हैं। अच्छा, कोरोना से पहले तो टूरिज़्म पीक पर था। हर साल कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आते थे और पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता था। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया टूरिज़्म सेक्टर का। आप इस नुकसान की कितने अरसे में आपको लगता है भरपाई हो पाएगी और किस तरह से दोबारा सिचुएशन? कल मैं WHO की रिपोर्ट देख रहा था, वो तो ये कहते हैं कि 2022 तक आपको ये मसला रहेगा, क्योंकि एक अभी सेकेंड वेव आएगी। ये जो कोरोना है, कोरोना एक फैमिली का नाम है, वायरस के जो फैमिली है, इसमें बहुत सारे वो वायरसेस हैं। जैसे अभी ये कोविड-19 है, या मैं जब कुआलालंपुर में था एज एनेस्थेटिस्ट काम करता था, उस वक्त ये सार्स आया था, वो भी कोरोना फैमिली का था। मेर्स आया था, वो भी कोरोना फैमिली का था। तो खैर ये चीज़ें ये वक्फे से आते रहते हैं, लेकिन ये है कि उसकी फिर सेकंड वेव, थर्ड वेव भी आती है। जैसे आपने स्पेनिश फ्लू के बारे में सुना होगा, उसकी भी सेकंड वेव आई थी, थर्ड वेव आई थी। तो ये आता रहेगा, लेकिन उनके मुताबिक कम से कम 2022 तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद फिर लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है इस वक्त।
जैसे जो शुरू में एक पैनिक था वो चीज़ें नहीं हैं। अब उनके केसेस भी कम हो गए हैं, डेथ रेट भी कम है और लोगों के अंदर भी एक लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, शायद इनके अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। तो ये चीज़ें अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बेहतर है दूसरे मुल्कों की निस्बत। शायद गवर्नमेंट के इक़दामात की वजह से है या अल्लाह की तरफ से ये कोई हमारे ऊपर कोई करम हुआ है कि इससे इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दोबारा तालीमी इदारे भी खोल दिए गए हैं। तो मुजम्मिल साहब, कोरोना की वजह से नौजवान लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा, और वो लोग जिनका रोज़गार सिर्फ टूरिज़म से वाबस्ता था उनके पास इसका मुतबादिल क्या था? देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान में जो है टूरिज़म के हवाले से पिछले कई सालों से एक बूम मिला है टूरिज़म को, और वफाकी गवर्नमेंट की भी ये कोशिश रही है कि इसको मज़ीद जो है तक़वियत मिले। लेकिन बदकिस्मती से एक तो आपने कहा जी कोविड की वजह से पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी फैल गई। लेकिन जो पिछली हमारी जो गवर्नमेंट थी नून लीग की, हफीज़ुर रहमान साहब जो है बड़े दावे करते थे कि देखिए जी हम कोविड पेशेंट्स को जो है होटलों में ठहराते हैं, वो बड़े लग्जरी लाइफ वहाँ पे अंदर गुजारते हैं। चले उसको मान लिया, लेकिन उस वजह से मैं समझता हूँ टूरिज़म सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुँचा है। अच्छा, लग्जरी लाइफ में आई वोंट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लग्जरी लाइफ में और क्वारंटीन जाने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो मैंने भी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि होटल्स इंडस्ट्री इसलिए कि ताकि अस्पतालों में जगह कम पड़ जाए तो वहाँ पर लोग क्वारंटीन में आसानी से टाइम गुजार सकें। जी, तो हमें अब फील हो रहा है वो लग्जरी इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने उन होटल से रेंट पे लिया था गवर्नमेंट ने, और सुना है उसमें ट्राउट भी खिलाए गए, ये बड़े दावे किए गए। लेकिन जो रेंट पे उनसे जो एग्रीमेंट हुआ था, जो रेंट पे लिया गया था, वो 3 महीने बाद उनको अब रेंट भी पे नहीं कर रहे। उन्होंने बड़े मज़े से वो होटल रेंट पे ले लिया, उनमें कोविड पेशेंट्स रखे, और अब जो होटल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे जो होटल एसोसिएशन है सरापा एहतजाज है कि हमारा जो रेंट है जो हमने इनको एकोमोडेट किया है चीज़ें की, उसके पैसे नहीं मिल रहे। पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे डेफिनेटली जब लोग रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, तो वहाँ पे होटल में बड़े चीज़ें होती है, उसको रिपेंटिंग करना होता है, बहुत से काम करने होते हैं। तो उस वजह से मैं कहता हूँ जो फ्रेशली जो लोग यंग ब्लडेड जो है इस सेक्टर से वाबस्ता हुए थे, इस बिज़नेस से लिंक हुए थे, उनको बड़ा मुश्किलात का सामना है। तो मैं आपके टेलीविज़न की वसातत से ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि होटल इंडस्ट्री, होटल जो मालिकान हैं, उनके जो मसाइल हैं इस हवाले से वो हल किए जाए। और इसके अलावा जो कोविड की वजह से डेफिनेटली जो है बहुत से लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उनको जॉब से निकाला गया है, और बहुत सारे मामलात जो बाकी जो फेस कर रहे थे वो यूथ भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि तवानाई के मंसूबे हैं, तब पोटेंशियल है पावर सेक्टर में वहाँ पर, लेकिन तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ पर अगर तवज्जो दी जाए तो पूरे मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सकता है। ये तमाम तर मामला हम तकरीबन हर शो में डिस्कस करते हैं पावर सेक्टर के हवाले से। जो लोग हुकाम बाला हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उन तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँच पाती? वो क्यों नहीं इन चीज़ों पर तवज्जो? वो इसलिए नहीं पहुँचते है ना कि अभी इन्होंने भी थोड़ा सा टच दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह से क्या होता है कि वफाक और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। वहाँ पे जो मसाइल हैं वो वफाक तक नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि हमारी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है, सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है, वफाकी काबीना में नुमाइंदगी नहीं है। कोई वफाकी काबीना के अंदर आदमी होगा तो ये प्राइम मिनिस्टर को बातें बताएगा ना। 2 साल हुए हैं, हम जब गवर्नमेंट में थे, काशिफ साहब 3 साल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, एक मुलाकात तक उनसे नहीं हो सकी, सवाए वज़ीर आला जाके मुलाकात करता था, बाकी किसी कैबिनेट के या किसी के साथ उसकी मीटिंग नहीं हुई। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, इनकी पार्टी का एक आदमी भी उनसे मुलाकात नहीं कर सका। तो इसका क्या मतलब है कि डिसकनेक्ट है, हमारे और वफाक के दरमियान डिसकनेक्ट है। इसका वाहिद हाल ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाए, हमें असम्बली के अंदर नुमाइंदगी दी जाए। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम हर प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में यही रोना रोते हैं कि हम 72 सालों से ये हमने जंग करके आज़ादी हासिल की, फलां किया, और हमारे लोग इतने मासूम हैं बेचारे कि हर आने वाली हुकूमत से ये आस लगाए बैठे होते हैं कि शायद ये मुआमा इस दफ़ा हल हो जाएगा, और फिर होता नहीं है। फिर वो टाइम गुज़र जाता है, उनका 5 साल गुज़र जाता है, फिर वो मसला वही जूं का तू रह जाता है। तो जब तक ये मसला हल नहीं करेंगे, वफाक और हमारे दरमियान कोई राबता नहीं होगा,
तो गवर्नमेंट को हमारे मसाइल का कैसे पता चलेगा? वहाँ पे पोटेंशियल तो बहुत है, जैसे आपने कहा कि वो पावर के अंदर 50,000 मेगावाट पोटेंशियल हमारे पास है, लेकिन उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट आपकी वफाक की गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसके लिए आपको इंटरनेशनल डोनर लेना पड़ता है। इंटरनेशनल डोनर वहाँ पे इसलिए नहीं आता है कि वो पाकिस्तान और इनके दरमियान कहते हैं मुतनाज़ा है। तो ये मुतनाज़ा किसने बनाया है? मुतनाज़ा तो हमने खुद बनाया है इस इलाके को, हालांकि मुतनाज़ा नहीं था। हम तो अपने ज़ोर बाजू से आज़ादी लेके पाकिस्तान में शामिल हुए। अब भी हमारे वहाँ लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान का एक दर्जे का शहरी, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कौमी असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता हूँ इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। तो जाहिर है ये एक जो एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन है, हमारा दुश्मन मुल्क इसके ऊपर काम करता है और हमारे इलाके में लोगों को ख़राब करता है कि आपको हुकूक हासिल नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जो भी हो जाए हालात, इस इलाके को अपना हिस्सा बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बनाना चाहिए, आईनी हैसियत मिलेगी। फिर तो ये आप तमाम वहाँ पे इंटरनेशनल डोनर को ला सकते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, ला के आप 50,000 कोई मामूली बात नहीं होती है, मेगावाट बिजली बना के आप पूरे रीजन में ये सप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इतनी पोटेंशियल है, ठीक, मिनरल के अंदर। अच्छा, मैं आपका जवाब मुकम्मल हूं तो मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बात करें तो आप जवाब मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बात ये है कि हमारे पास इतनी पोटेंशियल है मिनरल्स के अंदर, ये ख़जाने भरे हुए हैं आपके वो जो पहाड़ों के अंदर। अच्छा, पावर के अंदर हमारे पास इतनी पोटेंशियल है, टूरिज़म के अंदर इतनी पोटेंशियल है। फ़ॉरेन इन्वेस्टर इसलिए डरता है कि वो इंडिया वहाँ से रुकावट डालता है। इंडिया कहता है कि ये मुतनाज़ा इलाका है, ये हमारा है। पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो बजाय कि ये कहे ये मुतनाज़ा है, पाकिस्तान इसको डिक्लेयर करें अपना 5th प्रोविंस। चलो, अगर आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करता है तो उबूरी आइनी शोबा, जैसे सरताज अजीज़ कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि इसको उबूरी आइनी शोबा बनाया जाए, उससे कश्मीर काज को भी नुकसान नहीं होगा। कौमी असम्बली में हमें नुमाइंदगी दे दें, हमें सेनेट के अंदर नुमाइंदगी दे दें, हमें वफाकी काबीना में नुमाइंदगी दे दें, जितने भी आपके ये मालियाती अदारे हैं उनके अंदर हमें नुमाइंदगी दे दें। इस वक्त हम टैक्स देते हैं, अब GST देते हैं, दूसरे टैक्स देते हैं, लेकिन उनका रिटर्न हमें नहीं मिलता है, इसलिए कि हमारी NFC के अंदर हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जबकि फाटा को मिलता है, दूसरे सूबों को मिलता है, आज़ाद कश्मीर को मिलता है, जबकि हमें नहीं मिलता है, इसलिए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जनाब, इसलिए वफाकी गवर्नमेंट को अभी एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। आजकल एक खबरें चल रही हैं, कल भी मैं गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि हम इसको आइनी शोबा बना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इन बातों पर एतबार इसलिए नहीं आता है कि मेरी उम्र 60 साल होगी। काशिफ साहब, मैं छोटा था उस वक़्त, मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि भुट्टो का दौर था उस वक़्त, कहते थे कि हमारा इलाका शोबा बनेगा, असम्बली में सीटें मिलेंगी। उस वक़्त से ये बातें मैं सुन रहा हूँ, अभी ऐलान होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट में होगा, होते होते ये 60 साल मेरी उम्र हो गई, अभी तक ये नहीं हुआ। अल्लाह करे इस गवर्नमेंट के अंदर हो जाए। इमरान खान साहब ये बोल्ड आदमी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं हालांकि उसकी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी बड़ी इसलिए कि वो आदमी कर सकता है, इस तरह के बोल्ड स्टेप ले सकता है अगर ये चाहे। तो अगर ये मसला हल हो जाए, मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला हल होगा, इकोनॉमिकली, आपका पॉलिटिकली, और रीजन के अंदर आप सिपेक बनाने जा रहे हैं। सिपेक बनाए, आप मुतनाज़ा इलाके से कैसे बना सकते हैं? इसको आप अपना पार्ट डिक्लेयर करें, ठीक करके फिर आप वहाँ से सिपेक तो कोई मामूली प्रोजेक्ट तो है नहीं, उससे तो पूरे रीजन की जो किस्मत बदल जाएगी। तो इसलिए इन लोगों को आज भी ये सोचना चाहिए
कि ये हमारे मफाद में है, पाकिस्तान के मफाद में है। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग जो है ना, को आईनी हैसियत मिलेगी तो वहाँ के लोगों को हुकूक मिलेंगे। मुज़म्मिल साहब, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही तमाम तर उम्मीदें लोग लगाए हुए हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बात की कि खान साहब हमेशा बोल्ड स्टेप लेते आए हैं। आईनी हैसियत मिलना बहुत ज़रूरी है गिलगित बल्तिस्तान को। उसके बावजूद वहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ के नौजवानों में पोटेंशियल है, वहाँ पर वसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिनको ग्रे कार्ड लाया भी जाता है। अभी जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में तालीमी इदारे खुल गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएशन बेहतर है, वहाँ पर काबू में है सब कुछ? देखिए जी, आपने जहाँ तक बात की आईनी हुकूक की, उस पर मैंने पहले भी बात की थी। इंशाल्लाह इस पे जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खान साहब जो है इस पे कमिटेड है और बहुत ही संजीदा है। इस हवाले से अभी आज भी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया था, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक सुना है उसमें अपोजिशन ने बाइकाट किया है इसमें जो है, क्योंकि ये जितने भी जमातें हैं यहाँ, वफाकी पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, इन सब ने वहाँ पे हुक्मरानी की है। और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है। हमने भी बचपन से यही सुना है, हमने भी यही सुनते आए हैं कि ये सुबह बनेगा, आईनी हुकूक मिलेंगे। लेकिन जो एक चीज़ की कमी जो हम महसूस करें वो विल की कमी है। ऐसा कोई मसला नहीं है, वो जो डिटर्मिनेशन जो होती है, एक सिंसियरिटी होती है, वो मिसिंग है। लेकिन खान साहब ने बहुत से ऐसे काम पाकिस्तान में भी कराए हैं जो इम्पॉसिबल लगता था। तो जहाँ तक अभी जो सूरत हाल आप गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह का फजल करम है, बेहतर है। लेकिन आपको पता है अभी ये कोविड जो है, ये अब मेरे ख़्याल से जो जितना हमने पढ़ा है, सुना है, अब ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। हमने इसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारना है। बाकी मेडिसिन आते हैं, बाकी जो इसकी ट्रीटमेंट आती है वो अलग है। वहाँ पे इस वक्त एक सियासी माहौल है, तो इलेक्शन करीब है और एक्सपेक्टेड है ये नवंबर में इलेक्शंस हो। तो अगर इलेक्शन बिल्कुल ही डिले हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर हर कोई जो हम जैसे जितने भी कारकुन हैं वो सुकून से बैठ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि शेड्यूल अभी अनाउंस नहीं हुआ, शेड्यूल अनाउंस होना बाकी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हर कारकुन, हर पार्टी और हर उम्मीदवार जो है अपना कैंपेन करेंगे। तो कैंपेन करेंगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात, अच्छा एहतियात करने वाली बात, वो बात नहीं रहेगी। कॉर्नर मीटिंग्स करे या जलसे करे, जुलूस करे, वो इंटरेक्शंस होंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है इससे मज़ीद जो है कोविड फैलने के खदशात भी हो। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे भी नज़र रखे ताकि मज़ीद परेशानियाँ ना हो। डॉक्टर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम टूरिज़्म को रिलेट करें तो टूरिज़्म भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी के साथ ही कंसर्न है, किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, कितना ज़रूरी है? देखिए, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आपका टूरिज़म जो है वो डेवलप नहीं हो सकता है। उसके लिए ये है कि आपको, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि गुज़श्ता दौर में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, मुशर्रफ के दौर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ। तो इसको मज़ीद बेहतर बनाने की वफाकी हुकूमत को, देखें हमारी ADP छोटी सी होती है वहाँ पे, उस ADP से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते हैं। मैं खुद वर्क्स का मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे ADP की क्या हालत होती है। इस वक्त भी उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि वहाँ पे जो ठेकेदार जो काम करते हैं उनको पेमेंट ही नहीं होती है। साल से वो बेचारे काम करके बैठे होते हैं, उनको पैसा, क्योंकि ADP का वॉल्यूम बढ़ गया। इनको वफाक को डायरेक्टली यहाँ से हमारे PSDP के अंदर प्रोजेक्ट्स ज़्यादा रखने चाहिए। देखें यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट, अभी जैसे मैंने पावर का जिक्र किया, पावर के अंदर पाकिस्तान का कोई भी सूबा अपनी लोकल ADP से इन्वेस्ट नहीं करता है, ये वफाक करता है। आपके KPK, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इवन आज़ाद कश्मीर जो है ये आपके नेशनल ग्रिड से बिजली लेता है। वहाँ पे नेशनल ग्रिड नहीं है, जिसकी वजह से हमें लोकल ADP से इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारी ADP के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि हम लोकल ADP से वहाँ पे पावर हाउस बनाएं, लोगों को बिजली दे दें। अभी हुंजा के अंदर, हुंजा टूरिज़म का हब है, पूरी दुनिया में हुंजा को जाना जाता है। लोग कहते हैं कि हुंजा जो है ना, गिलगित को ही हुंजा समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों के जहन में ये है कि हुंजा ये टूरिज़म की वजह से, खैर वो है भी, वहाँ पे हुंजा के अंदर लोग भी अच्छे हैं, वहाँ पे माहौल भी वो ऐसा टूरिज़म फ्रेंडली माहौल है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हुंजा के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, वहाँ बिजली नहीं है, जिसकी वजह से टूरिस्ट जब आता है तो वो अंधेरे में उसको क्या इम्प्रेशन लेके जाएगा दुनिया में। कम से कम वहाँ पे पावर के अंदर आप इन्वेस्ट करें, वफाकी हुकूमत को इन्वेस्ट करना चाहिए।
करके अब ये जो पावर क्राइसिस है इसको ख़त्म, 20-20 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग होती है ख़ासतौर पर सर्दियों में, तो अंधेरे में लोग क्या इम्प्रेशन, इसलिए वहाँ पे जो वफाकी हुकूमत है इनको PSDP के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट रखने चाहिए। और ऐसे प्रोजेक्ट जैसे इन्होंने पंजाब में किया, पाकिस्तान के अंदर जो पावर क्राइसिस कैसे इन्होंने ख़त्म किया, चंद सालों में ख़त्म किया ना। छोटे प्रोजेक्ट लगाए, आपके सोलर एनर्जी लगाई, दूसरी जो विंड एनर्जी लगाई, क्योंकि वो इजी है। ये जो आपका हाइडल है इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें तो कई साल लग जाते हैं। करके इन्होंने इसको ख़त्म किया। गिलगित में भी ये कर सकते हैं, वफाक डायरेक्टली वहाँ इन्वेस्ट करें, करके वहाँ जो पावर क्राइसिस है उसको ख़त्म करें। अच्छा, उसके अलावा जितने भी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर वफाक डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, हमारी ADP की तरफ ना देखें। हमारी ADP छोटी सी हो, उसमें से मुमकिन नहीं होता है। आप स्कूल बनाएंगे, हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आप रोड बनाएंगे, क्या क्या करेंगे तो क्या नहीं करेंगे, मुमकिन नहीं होता है। इसलिए वफाक को, क्योंकि ये वफाक का मामला है और वफाक का फ़ायदा है, ठीक, वहाँ से अगर आप टूरिज़म से पैसा कमाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मलेशिया डेवलप हुआ है, जैसा तुर्की डेवलप हुआ है, जैसा आपका दुबई डेवलप हुआ है, मैं समझता हूँ गिलगित के ज़रिए पूरा पाकिस्तान डेवलप हो सकता है। इसलिए वफाक को वहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन सेक्टर्स के अंदर। हमारी तरफ लोकल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट करें। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुज़म्मिल हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वफाक को तवज्जो देने की ज़रूरत है और बुनियादी मसला तो गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत का है। जब तक गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत नहीं मिलती, हुकूक नहीं मिलते, तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही साथ वफाक को तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा तो ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान डेवलप होगा बल्कि पूरा पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।